हेलो बच्चों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसके लाभ लिखिए और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधियों के नाम लिखिए। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में या वीडियो में हमने पढ़ा कि मूल किसे कहते हैं और उनके एग्जाम्पल पढ़े और कुछ उनके न्यूमेरिकल यानी अंकित प्रश्न को देखा। तो उम्मीद है बच्चों वो आपको समझ में आए होंगे, और नहीं आएंगे तो इनको भी हम और आपको बताएंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण से। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न बना लेना आप लोग, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण के लाभ लिखिए। रासायनिक समीकरण, और इसके बाद उत्तर डाल के सही बच्चे हेडिंग लगाएंगे रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे इसको केमिकल इक्वेशन। और इसके बाद बच्चों अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों जो हम मान लीजिए कोई हमने समीकरण लिखा, जैसे मान लीजिए ये लिखा हमने C+O2 और ये हो गया CO2। जैसे बच्चों ये हमने लिखा तो हम इसको एक साथ क्या कह रहे हैं, रासायनिक समीकरण कह रहे हैं। तो ये रासायनिक समीकरण कैसे बना है, तो तत्व है, यहाँ पर कुछ संकेत हैं, तो किसी तत्वों को और उनके प्रतीकों को सूत्र रूप में लिखने की। तो बच्चों इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो देखो सूत्रों और प्रतीकों, ये कुछ सूत्र भी रहते हैं कुछ प्रतीक भी रहते हैं। तो प्रतीक यहाँ पे चिन्ह है, ये सूत्र है सब। तो प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में दर्शाने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बच्चों इसकी हेड डालेंगे सभी, और इसके बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे। सूत्रों एवं प्रतीकों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में प्रदर्शित करने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके बाद बच्चों एक उदाहरण लिख देना, जैसे C+O2 और तीर का निशान लगा के लिख देंगे CO2, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो CO2 का एक अणु बनाते हैं। इसके बाद बच्चों हेड में बना लेना सभी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियों के नाम। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बच्चों दो विधियां हैं। पहली विधि है अनुमान विधि। ये रासायनिक जो समीकरण है उनको हम संतुलित करते हैं परमाणु अणुओं की संख्या को बराबर, वो इन्हीं विधियों से करते हैं, अनुमान विधि। और दूसरी है आंशिक समीकरण विधि। आंशिक समीकरण विधि। बच्चों इसमें से ज्यादातर ये आंशिक समीकरण विधि से जो है संतुलित समीकरण को किया जाता है। वैसे बच्चों और भी विधियां हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की, लेकिन अभी सिलेबस में तुम्हारे इस चैप्टर में ये दो ही हैं। आगे एक और अध्याय आएगा रेडॉक्स अभिक्रिया वाला, तो और भी दो विधियां और है, इलेक्ट्रॉन समीकरण विधि या आयन विधि, तो वहां पर अपन इनको फिर से देखेंगे। इसके बाद बच्चों अब हेड डाल लेना सभी रासायनिक समीकरण के लाभ। अब बच्चों रासायनिक समीकरण तो हमने समझ लिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण को लाभ क्या होते हैं बच्चों, उसको लिखने, उसको जो रासायनिक समीकरण होता है उसको क्या लाभ है, हमको क्या फायदा है, तो इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो बच्चों हेड डाल लेना सभी रासायनिक समीकरण के लाभ। तो रासायनिक समीकरण के लाभ में बच्चों आप भी जानते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई अभी हमने तत्व लिखे थे कार्बन और ऑक्सीजन, इसी को फिर ले लेते हैं उदाहरण में। तो बच्चों यहाँ से एक तो हमें ये पता चल रहा है कि अभिकारक कितने हैं और अभी उत्पाद कितने हैं। एक तो अभिक्रिया को देख के पता चल जाता है, दूसरे बच्चों ये भी पता चल जाता है कि कौन कितनी मात्रा में मिला है, कितनी मात्रा में अभिकारक हैं, कितनी मात्रा में उत्पाद बने हुए हैं। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है बच्चों, है ना। और समीकरण के द्वारा पदार्थ की अविनाशता के नियम की पुष्टि हो जाती है कि पदार्थ जो है नष्ट नहीं होता है। देखिए जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिले, एक आयतन, तो एक आयतन उन्होंने CO2 बना ली। या जितना द्रव्यमान इन अभिकारकों का रहता है उतना ही द्रव्यमान यहाँ पर इनका प्रयोग द्वारा इस उत्पादों का भी आता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि भी हो जाती है। तो ये बच्चों ये इनसे हमें लाभ होते हैं। तो इसके बाद सभी हेडिंग लगा के रासायनिक समीकरण के लाभ, और इसमें हेडिंग डाल के सब लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, रासायनिक
अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और उनसे बनने वाले उत्पादों के बारे में पता चलता है। ये बच्चों पहला पॉइंट था। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले तत्व या यौगिक के अणुओं की संख्या ज्ञात होती है। मतलब ये है इसका बच्चों, अभिक्रिया में भाग कितने अभिकारक ले रहे हैं और उससे बन रहे हैं तत्व या यौगिक जो भी, उनके अणुओं की संख्या कितनी है वो भी हमें इससे पता चल जाता है। इसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट है, समीकरण के द्वारा पदार्थ के अविनाशता के नियम की पुष्टि होती है। ये 3 पॉइंट हो गए बच्चों। इसके बाद एक और लिख लेना लास्ट, चौथा पॉइंट, यदि कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो उसका आयतन भी ज्ञात हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना बच्चों, यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों गैसीय हों तो उनका आयतन संबंध ज्ञात हो जाता है। तो बच्चों ये पॉइंट थे कुछ, इसमें से 2 नंबर का आना वैसे भी कोई हो सकता है कि सिर्फ 2 लाभ के लिए पूछ लें, या हो सकता है सिर्फ परिभाषा पूछ लें। तो ये ज़्यादा बड़े नहीं है ये प्रश्न, और एक नंबर में आपकी परिभाषा, 1 नंबर में आपके जो है वो पूछ सकते हैं लाभ। इसके बाद बच्चों 1-2 हम इसके सीमाएं और लिख लें, रासायनिक समीकरण की सीमाएं से मतलब यहाँ पे इसकी लिमिटेशन या इसकी कमियां, क्या कमियां हैं इससे हमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम है, तो वो हमें इसको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों अब हेड डाल लेना, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की सीमाओं में लिखना बच्चों, पहला पॉइंट है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं का पता नहीं चलता है। अब बच्चों भौतिक अवस्थाएं क्या, तो भौतिक अवस्था जिनको हम देख के बताते हैं, ठोस, द्रव, गैस, रंग, रूप वगैरह, ये चीजें हमको देख के पता नहीं चलता कि वो जो अभिकारक भाग ले रहे हैं उनकी अवस्था क्या है, ठोस है वो, द्रव है कि गैस है, क्या है, तो ये हमें इसमें पता नहीं चलता। तो ये पहला पॉइंट, पहली कमी इसकी ये है रासायनिक समीकरण की। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, अभिकारकों एवं उत्पादों के साधारण का ज्ञात नहीं होता, या साधारण ज्ञात नहीं होता, अभिकारकों एवं उत्पादों का साधारण ज्ञात नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये हुआ, साधारण मतलब उनकी मात्राएं हमें पता नहीं चलती, कितने मात्रा में कौन सी चीज ली है वो हमें यहाँ पर पता नहीं चलता है। अब बच्चों यहाँ से हमें ये पता नहीं चल रहा कि इसका हमने कितनी मात्रा में 10 ग्राम 100 ग्राम कितना लिया है, कि ये दोनों आपस में क्रिया करके यहाँ पर जो है आपस में मिलकर CO2 को बना रहे हैं। और बच्चों तीसरा उनकी जो कमी है, तीसरी कमी लिख लेंगे बच्चों, यह भी पता नहीं चलता कि अभिक्रिया किस अवस्था में हो रही है, किस अवस्था में हो रही है, किस कंडीशन में हो रही है बच्चों, ये कितना इस पर ताप है, कितना दाब लगा हुआ है, ये हमें यहाँ पे इसकी कोई भी कंडीशन पता नहीं चलती। तो ये चीजें इनकी कुछ कमियां थी बच्चों, ये 3 ही बहुत है, आप 3 लिख लेना और इसको अच्छे से बच्चों याद कर लेना। इसके बाद बच्चों चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नया प्रश्न नोट करेंगे सभी बच्चे। तो बच्चों एक प्रश्न आता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो बच्चों आपको ये 2 नंबर में कोई 2 समीकरण दे देंगे आपको करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। वैसे आपने कुछ 10वीं में भी सीखे, और जिसको 10वीं में नहीं सीखे तो कुछ यहाँ पर आप सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न सभी आप पहले उतार लेना, इसके बाद हम इसी में आपको और संतुलित करके बताएंगे, तो आप उसको एक लाइन छोड़ छोड़ कर करना, जिससे कि आंसर आप फिर लिख सकें। तो बच्चों यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिखा है N2 + H2 और तीर का निशान यहाँ पे लिख दिया NH3। तो बच्चों यहाँ पर क्या संख्या लगा, अभी यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन दिए हैं 2 और यहाँ पर नाइट्रोजन है 1। और बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, जो चीजें यहाँ पर दी रहती हैं हम उसके सूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हम जो भी संख्या लगाएंगे उनके आगे लगाएंगे, इन संख्याओं जो लिखी हुई है पहले से, इन संख्याओं को हम कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सूत्र है, ये यही चीज बनी है। अब कितनी बनी है वो चीज हमको यहाँ मात्रा करके बैलेंस करना है बच्चों। तो
यहाँ पर N2 है ना, मतलब नाइट्रोजन 2 और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। तो बच्चों आगे हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। 2 लगाएंगे तो बच्चों देखिए आप कि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो चुके हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन भी 2 थे। अब बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 3 6 यानी 6 हाइड्रोजन हो गए। बच्चों यहाँ पर जो 2 है उसका 3 में यहाँ गुणा करेंगे 6 हाइड्रोजन टोटल। तो अपन को 6 हाइड्रोजन करने के लिए आगे कितनी संख्या लगा दें, यहाँ पर 3। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला समीकरण संतुलित हो जाता है। अब बच्चों दूसरा समीकरण देखिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ, ये इसको आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है Fe स्क्वायर में बोलते हैं प्लस H2O, इसका जो सूत्र बना इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। ये मैग्नेटाइट का सूत्र में से आपको इतना याद नहीं रखना, आपको संतुलित करना है सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे Fe3O4 प्लस H2, तो यहाँ पे Fe 1 है और यहाँ पर Fe3 है, यानी 3 Fe है। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, इससे 3 Fe हो जाए। ऑक्सीजन आपके कितने हैं बच्चों, 4 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ आपको 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 4 लगा देंगे। अब बच्चों यहाँ पर 4 लगाने से हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बच्चों, 2, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम, 4 लगा देंगे बच्चों। तो इस प्रकार से ये बैलेंस 8 हाइड्रोजन हुए। अब बच्चों इसको देखिए, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे देखा नाइट्रोजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और 2 3 है टोटल। तो अगर हम 3 लगाएंगे तो बच्चों यहाँ पर आप खुद देखिए, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 और यहाँ पर है कितनी, 1। तो हम यहाँ पर अगर क्लोरीन को 2 करते हैं तो आपके नाइट्रोजन की संख्या 4 हो जाती है। इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पर मान लो 4 कर दिया, तो आपके क्लोरीन तो पूरे हो गए, नाइट्रोजन भी पूरे हो गए। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन कितने हुए, 4 3 12 और अपने यहाँ पर कितने हैं, 2 चौके 8। क्या करें, तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 के बाद 6 लगा के देखिए, 6 नाइट्रोजन हो गए बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 तो ये है, तो इसका मतलब 4 कर लो यहाँ पर, तो हुए आपके 4 नाइट्रोजन। यहाँ पे 6 थे, तो 6 में से टोटल 4 ये हैं और 2 6 हो गए। अब इसके बाद जो हाइड्रोजन देखते हैं, 6 3 18 और यहाँ पर 4 चौके 16 हो रहे हैं बच्चों। अब हम 6 की जगह पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 8 करके देखते हैं। 8 करने से बच्चों यहाँ पर होता क्या है, अब नाइट्रोजन यहाँ पर तो 2 है बच्चों और यहाँ पर आपके 8 हुए हैं, तो आपको कितने की जरूरत और है, 2 के अलावा 6 की जरूरत है। तो यहाँ पर 6 लगा लीजिए। अब यहाँ पर 8 3 24 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर 6 चौके 24 हाइड्रोजन। क्लोरीन बच्चों कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर क्लोरीन आपके 6 हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 3 लगा देंगे। 3 दूनी 6, तो क्लोरीन भी 6 हो गए, नाइट्रोजन भी पूरे हो गए और हाइड्रोजन भी पूरे हो गए बच्चों। इस प्रकार से यहाँ पे 8 लगाने से पूरा आ रहा है बच्चों। अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कुछ भी, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ा के इनको बैलेंस करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप जानने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में जाएगा कि यहाँ पे 8 रू लेना है। अब बच्चों इसको देखिए, KClO3 KCl और O2 में टूट जाता है बच्चों। यहाँ पर KCl एक ही और वहां पर KCl एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 3 और वहां पर 2 है बच्चों। तो क्या करें, अब यहाँ पर अगर हम 1 लगाते हैं तो 1 तो पहले से ही हो, 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। अब 4 होंगे तो बच्चों यहाँ पर तो 3 है, फिर क्या करें, तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम कर देते हैं 2। इससे आपके जो KCl है वो कितने हो गए, 2, तो हम यहाँ पर KCl को भी 2 कर देते हैं। अब ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों, 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर कितना लगा देंगे, आपका 3 दूनी 6 हो गए पूरा। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए बच्चों। इस सूत्र को नहीं बदल सकते हम। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, कैल्शियम जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको चूना पत्थर या चौक भी बोलते हैं, जो चौक आता है लिखते हैं उसको, इसका सूत्र यही है। तो यहाँ पर बच्चों 2CaCO3 लिखा है। तो यहाँ पर बच्चों कैल्शियम आपके कितने हैं, 2 हैं, कार्बन भी 2 हैं और 2 3 6 ऑक्सीजन है। तो बच्चों यहाँ पर कैल्शियम अपना, ये कैल्शियम का संकेत है, कैल्शियम को 2 करना है तो बच्चों हम क्या लगा देंगे, 2। अब इसके बाद बच्चों कैल्शियम तो पूरे हो गए, कार्बन कितने करना है, 2। तो कार्बन यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 माना जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 करने के लिए बच्चों 2 लगा देंगे। अब देखते हैं ऑक्सीजन, बच्चों यहाँ पर 2 3 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर कितने बच्चों, 2 ये हो गए और 2 3 4 ऑक्सीजन ये हो गए। तो इस प्रकार से हमारा ये भी बैलेंस हो जाता है। तो बच्चों हो सकता है आपको समझ में आया हो, कुछ और समीकरण आपके पास बुक हो या कोई और चीजें हो तो उसमें से संतुलित करके देखना, और जो दिक्कत आए तो हमको कमेंट करके बताना कि ये सर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए